ठीक है। चलो। अच्छा, किस किसने एचआरएम का वो वर्क फ्लो बनाया है? दिखा देना एक बार मुझे। बनाया किसने? नहीं भैया, मैं आज नहीं बना पाया, मैं बाहर था, हॉस्टल गया था। अच्छा। मैं कल कल दिखा दूंगा, कल सुबह सुबह। चलो आज रात ठीक में है। बनाऊंगा। आज बेसिकली हम लोग ना 4 इंच की मदद से एक स्लाइडर बनाएंगे। हम्म, सारी पुरानी चीजों को पढ़ा हुआ ही एक स्लाइडर हम्म, बनाते हैं 4 इंच की मदद से। ओके भैया। ठीक है। बनवाया था मैंने उनसे। हम्म। तो अब देखो कैसे बनाते हैं स्लाइडर के साथ। देखते हैं, टाइम रहा तो और भी चीजें बनाएंगे। हम्म, चलो। देखो, अब हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे। हम जितना भी अभी तक हमने सीख लिया है, अब जो तुम्हारे चालू होगा वो एडवांस जेएस में। अब तुम्हें नई नई चीजें देखने को मिलेगी। अभी तक तुमने इतना सीखा है, उसी की मदद से हम लोग बस प्रोजेक्ट बनाएंगे। समझे? एडवांस जेएस में जैसे तुम्हारा आ जाएगा प्रॉमिस, फैट, अर्थिंग का वेट, ये सारी चीजें। ठीक है। हम्म, चलो। तो आज की क्लास कर लेते हैं, क्लास 9.html। तो देखो, स्लाइडर बनाने के लिए ना मैंने क्या कर दिया, एक डिव ले लिया। मान लेते हैं डिव का नाम दे दिया इमेजेस। ठीक है। भैया आपकी स्क्रीन कास्ट नहीं हुई। अरे स्क्रीन कास्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं कर रखी। हाँ भैया। हाँ भैया। देख रहा है? हाँ भैया। चलो। तो मैंने क्या कर दिया, एक डिव बना दिया जिसमें ले लिया इमेजेस। ठीक है। हम्म, अब उसके अंदर मल्टीपल इमेज ले लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ एक्चुअल, मैं उठा लेता हूँ लॉरेम इप्सम से इमेज, मतलब रैंडम इमेज। हम्म, तुम्हारे अगर लोकल स्टोरेज में इमेज होगी तो वो यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है। हाँ, यहाँ से इमेज चेंज होती रहेगी, सब में लग जाएगी, नंबर चेंज करेंगे बस। हम्म। तो मैंने जैसे इसको उठा लिया, और यहाँ पे कर दिया 39। अब चलो एक बार लाइव करके देख लेते हैं कि एक्चुअल आउटपुट क्या है। हम्म, हेलो। तो अच्छा, नहीं भाई, मैं कुछ और खा रहा था भाई। अबे, मैं वो कर रहा था, रुक जा। चलो। तो अब सिंपल हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ गई, मतलब जितनी भी रैंडम इमेज थी वो आ चुकी है। ठीक है। अब इसी इमेज को पहले सेट कर देते हैं एक बार। नॉर्मल सा सीएसएस लगाते हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, डॉट बैक स्टाइल टैग तो बोल दो। हम्म, डॉट इमेजेस, जिसमें मैंने कर दिया विड्थ। देखो, अभी ये एक पेरेंट है,
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया विड्थ 100% और हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 50 VH के आसपास। ठीक है, और इसका ना पोजीशन मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव दे देता हूँ। हाँ। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, अच्छा पोजीशन रिलेटिव देने का रीज़न है क्योंकि हमें अंदर वाले CSS को छेड़ना है। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, इमेजेस के अंदर जितनी भी इमेज है सबको टारगेट करते हुए ये बोला। हाँ, रिलेटिव में इमेज मतलब चेंज होते रहती है ना, उसकी जगह चेंज हो जाएगी ना, नहीं, वो वहीं पे रहेगी। उसकी जगह फिक्स रहेगी पर पोजीशन चेंज हो एक्चुएट जाएगी। में, अच्छा एक्चुएट एब्सोल्यूट में क्या में क्या होगा? होता है कि पोजीशन वो अपना पूरा ही छोड़ देता है और वेबसाइट पे ओवरलैप करने लगता है। अच्छा। तो अब इसका वेट कर दिया मैंने 100% और इसके साथ इसका हाइट भी मैं यही रख देता हूँ 50 VH और इसको कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, ऐसी कुछ इमेजेस आ गई हैं तो थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं इसका, बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है। चलो ठीक है, अब इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या करा, दो बटन रख दिए, बटन प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। ठीक है, सिंपल हमारे साइड में दो बटन आ रखे हैं और यहाँ पे हमारी इमेजेस है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके रखता हूँ कंसोल को, क्योंकि हमें जब अब स्क्रिप्ट लगाएंगे तो चीज़ों का लॉजिक भी देखते चलना है। तो सिंपल स्क्रिप्ट लगाया जिसमें मैंने सबसे पहले क्या करा, लेट IMGS। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ऐसे भी सिलेक्टर ले सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब टैग नेम को मैंने इमेज दे दिया तो यहाँ पे क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ टैग नेम लेके आ जाएगा। जैसे IMG, तो यहाँ पे देखो एक इमेज की कलेक्शन आ गई। पानी ले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इशू क्या आएगा, तुम इमेज की कलेक्शन तो लेके आ गए हो पर इन फ्यूचर जब तुम वहां पे लगाओगे, जैसे तुमने कोई पूरी वेबसाइट बना रखी है और वहां पे तुम्हें ऐसे स्लाइडर या कॉरिडोर्स बनाने होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा ना कि तुम्हारी जितनी भी इमेज होगी वेबसाइट पे वो सारी की सारी टारगेट हो जाएगी। तो या तो क्लास नेम देके चलो, या तो उससे बढ़िया चीज होती है हमारे पास, जैसे हमने गेट एलिमेंट के क्या क्या देखे थे, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट्स एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट आईडी। एलिमेंट बाय ID। है ना, तो इसके साथ साथ दो और चीजें होती हैं, क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और दूसरा होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, समझे। भैया इसका वर्क क्या होता है? इसका काम ये होता है ना कि जैसे तुम्हें टैग नेम के लिए एलिमेंट्स बाय टैग नेम लिखना पड़ता है और उसके अंदर बस तुम टैग नेम ही दे सकते हो, या क्लास नेम के अंदर सिर्फ क्लास नेम ही दे सकते हो, इसके अंदर तुम कुछ भी दे सकते हो, टैग नेम, क्लास नेम, ID, कुछ भी। ओके। ये सब कुछ तो बस ऑन में देंगे ना, क्वेरी सेक्टर में क्या देंगे फिर? दोनों सेम ही काम करते हैं, बस ऑल क्या करता है कि एक तुम्हें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब एक एरे फॉर्मेट रिटर्न करता है, या सिंपल ये समझ लो एक कलेक्शन रिटर्न करता है, जैसे ये हमारा टैग नेम कलेक्शन रिटर्न कर रहा है ना, वैसे ही ऑल भी तुम्हें क्या करता है, कलेक्शन रिटर्न करता है, पर ये क्या करता है, सिर्फ एक को सिलेक्ट करता है। भैया इसमें कंडीशन तो नहीं है ना इंडेक्स आईडी की? हम्म,
जैसे तुम CSS में सेलेक्टर्स देते हो वैसे इन दोनों में भी दे सकते हो। देखो अभी देते हैं हम लोग, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने क्या करा, डॉट आई इमेजेस, ऐसे हम लोग देते हैं ना डॉट, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए। देखो, है ना, हाँ भैया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे दे सकते हैं। तो डॉट इमेजेस स्पेस IMG, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजेस के अंदर वाला IMG उसने सेलेक्ट कर लिया। समझे? हाँ भैया। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, इसने सिर्फ पहली वाली इमेज को सिलेक्ट किया, 237 वाली आईडी, जो उसकी आईडी इमेज की है नंबर को। 237, वो वाला सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर मैं इसी की जगह पे लगा देता हूँ ऑल, तो सबको ले जाएगा। तो ये सबको लेगा। देख रहे हो, एक नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसके हाँ अंदर भैया। सारे ही सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, हम्म। तो ये हमेशा क्या करता है, कलेक्शंस को रिटर्न करता है। क्लियर है ये बात? तो हाँ क्वेरी भैया। सिलेक्टर हमेशा क्या करेगा, पहले इमेज को पकड़ेगा, या मतलब पहले एलिमेंट को ही पकड़ेगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल हमेशा एक कलेक्शन रिटर्न कर देगा तुम्हारे सामने। ठीक है, समझ गया भैया। तो ये इतना तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई हमने एक कलेक्शन को रिटर्न कर लिया। अब एक बार देख सकते हैं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से प्रोटोटाइप लगते हैं। देखो, एक एरे अलग होता है, नोड लिस्ट अलग होता है, HTML कलेक्शन अलग होता है, सारे अलग अलग कलेक्शंस होते हैं। सबके अंदर लिमिटेशंस होती है। एरे के अंदर बहुत सारे प्रोटोटाइप लग सकते हैं, पर नोड लिस्ट के अंदर कुछ ही प्रोटोटाइप लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एंट्रीज लग सकती है, फॉर ईच लग सकता है, आइटम लग सकता है, की लग सकता है, लेंथ और वैल्यूज लग सकता है। इनके अलावा कोई और हमारे प्रोटोटाइप्स नहीं लग सकते इसमें। समझे? एक और बार भैया। मतलब कि जो हमारे पास नोड लिस्ट की कलेक्शन आती है उसमें हम्म। इनके अलावा कोई और प्रोटोटाइप नहीं लग पाएंगे हमारे पास। समझे? क्लियर है? तो अभी तो हमें यूज करना है फॉर ईच, क्योंकि अभी तक हमने फॉर ईच ही पढ़ा है। ठीक है, हम्म। तो चलते हैं फॉर ईच लगाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला IMG, क्योंकि मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, IMG, है ना। हाँ। चलो इसको IMGS कर देते हैं। IMGS मतलब इमेजेस हम्म। डॉट फॉर ईच, ऐसे ही लगाना सीखा था ना हमने, फॉर ईच। और इसके अंदर हाँ क्या आएगा भैया। हमारे पास, एक, बताओ कौन सा फंक्शन आता है। एक तो नहीं, हाँ, इसमें वो है भैया। इमेज लेंगे इसके अंदर। हाँ, इमेज। फंक्शन कौन सा आएगा, इमेज की तो बात ही नहीं करी है। फंक्शन कौन कौन से पढ़ाए थे। चलो अभी सामने ही पुरानी फाइल खोल के देखो, आज चाहे 11 बज जाए क्लासेस। एनोमनस फैट एरो कॉल फंक्शन, एनोमनस फैट कॉल फंक्शन भी लगा देते हैं। हाँ, कॉल बैक कॉल फंक्शन है ना, बेस। सिंपल सी बात है। तुम लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच के अंदर, ये रहा कॉल बैक फंक्शन का। अब तो मुझे लग रहा है कि मैम ने सही पढ़ाया होगा, बस तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। सिंपल सी बात ये है। तुम लोगों को चीजें याद ही नहीं रहती है, करोगे कैसे फिर। चलो, कॉल बैक फंक्शन मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर कौन से दो पैरामीटर आते हैं वो बताओ। मैं इसमें ये चेंज होता रहेगा ना। ग्लोबल और लोकल। कॉल बैक के अंदर पैरामीटर फिक्स होते हैं, तो कौन से दो पैरामीटर होंगे जो आएंगे इसमें। भैया ग्लोबल, भैया ग्लोबल। अरे ग्लोबल पैरामीटर तो होते हैं, पर वो दो पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है। जैसे खोलो कि भैया। फाइल, जो पुरानी फाइल है वो खोलो, पता चलेगा। एक मिनट भैया। मतलब ये फोर इसके अंदर ये कॉल बैक मतलब में कौन वगैरह से नहीं जानना कौन से मुझे, मुझे बस ये कौन जानना है सा कॉल बैक के अंदर कौन से दो पैरामीटर्स आते हैं। सिंपल सा दो वर्ड का आंसर है।
कि ये 2 पैरामीटर होते हैं हमारे पास। भैया 1 मिनट। भैया 1 मिनट। भैया इंडेक्स, हाँ हाँ, और एरे। एरे जैसा कोई फंक्शन ही नहीं होता, पैरामीटर ही नहीं होता। इंडेक्स था और क्या था एक और एक वो वैल्यू, करंट वैल्यू। एलिमेंट बोलते हैं उसे। चलो। इंडेक्स और वैल्यू दोनों को मिला के एलिमेंट बोलते हैं ना। हाँ, पर इसके अंदर जो 2 चीजें आती है वो इंडेक्स और वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। तो जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा एलिमेंट होता है, तो मैंने एलिमेंट को क्या बोल दिया, आईएमजी बोल दिया, या कुछ भी बोल सकते हैं, ए या बी कुछ भी बोलेंगे। तो मैंने हाँ फिलहाल के लिए भैया। बोल दिया आईएमजी और दूसरे वाले को बोल दिया आईडीएक्स। ठीक है। हम्म। तो मतलब हमारा पहला पैरामीटर हो गया इंडेक्स, सॉरी एलिमेंट, और दूसरा वाला हो गया हमारे पास इंडेक्स। ये चीजें हमने भर दी इसमें। हाँ भैया। इस कंसोल को हटा देते थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास जो नोड लिस्ट आई थी उसमें हमने लगा दिया फॉर ईच। अब फॉर ईच का मतलब क्या हुआ कि भाई एक एक करके वो सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा कि भाई पहले इस वाले पे जाएगा, फिर इस वाले पे जाएगा, फिर इस वाले पे जाएगा, ऐसे कर करके वो चेकआउट करेगा। तो हाँ अब भैया। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने ये बोला ना कि हर एलिमेंट को चेक करेगा, मतलब हर इस वाले नंबर को चेक करेगा। हम्म। तो देखो, मैंने लिखा IMG डॉट। अब मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इमेज में लगा तो रखा है पहले से पोजीशन एब्सोल्यूट, है ना। हम्म। तो अब मैं लेफ्ट राइट कुछ भी पुश कराऊंगा तो वो पुश होंगे ही होंगे, है ना। हाँ मतलब भैया। पोजीशन वैल्यू लगाने के बाद हम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट दे सकते हैं उसके अंदर। हम्म। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज स्टाइल डॉट बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो एक्सेल शीट खोलते हैं एक बार। हमें क्या करना है, देखो ऐसा ही कुछ कोरेजोल बन पाएगा ना, कि अगर एक एलिमेंट यहाँ पे है, अभी क्या है सारे के सारे यहीं पे है, तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा कि एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ठीक है, और एक इधर आ जाए, हम्म। समझे। अब हमें हाँ क्या भैया। चाहिए कि मान लेते हैं ये हमारी स्क्रीन है, हम्म। इसका कलर कुछ और रख देते हैं, मान लेते हैं रेड वाला हमारा स्क्रीन है, ठीक है। हाँ भैया। अब हमें ये चाहिए ना कि भाई जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये जो छोटे छोटे हैं, ये वाले ऐसे ऐसे करके फ्लो करें। हाँ। फिर आए दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज, है ना। हाँ भैया। तभी तो एक कॉरिजोल चलता बनेगा। हम्म। तो अभी हमारी सारी इमेजेस क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है हम्म। ऐसे। तो हमें यही चाहिए ना कि वो एक लाइन में आ जाए ऐसे, हाँ। है अच्छा, ना। तभी हमने लेफ्ट लेफ्ट देखी, सारी इमेज लेफ्ट में हो जाए। हाँ, तो सारी इमेज क्या होगी, लेफ्ट होगी। अब लेफ्ट कैसे होगी, अब ये देखो, पहले तो मैं तुम्हें इसके अंदर का जो एलिमेंट और इंडेक्स आ रहा है उसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैं लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैंने IMG को प्रिंट कर दिया। जितनी भी इमेजेस है मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये रही पहली इमेज, ये रही दूसरी इमेज, ये रही तीसरी, ये रही चौथी, पांचवी, छठी, हम्म। ठीक है। 6 की 6 इमेज आ रहे हैं। अब 6 के 6 इमेज को अगर मैं उसके इंडेक्स को देखूं तो 0 1 2 3 आ जाएगा, 0 1 2 3 4, है ना। अब हाँ। मान लो ये वाली इमेज है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, है ना। मतलब हम्म। 1 2 3 तो नहीं है, मतलब इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 वन 2 टू 3, थ्री। ठीक है। तो ये क्या है, इनके इंडेक्स वैल्यूज है,
हाँ भैया। है ना। अगर मैं उसके इंडेक्स से उसी को इंटू कर दूं तो वो सेपरेट हो सकते हैं ना। मतलब मैंने बोला कि जो भी इंडेक्स है, जो भी आई है मेरा, वो इंटू होगा 100 से। तो सोचो जो जीरो वाला इंडेक्स है वो 0 से 100 होके क्या हो जाएगा, जीरो। हम्म, जो 1 वाला होगा वो 1 से इंटू होके 100 बनेगा। जो 2 वाला होगा वो 2 से इंटू होके 200। जो 3 वाला तो होगा वो 3 से इंटू होके 300। हाँ। है ना। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसी लॉजिक के बिहाफ पे यहाँ पे डाला img डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट। ठीक है। और यहाँ पे लगाए बैकटिक्स, क्योंकि मुझे बार बार प्लस साइन का यूज नहीं करना, इसलिए मैंने बैकटिक ही लगा दिया। मैंने बोला डॉलर कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, इंडेक्स एक वेरिएबल है इसलिए लिखना है। तो मैंने इंडेक्स लिख दिया ऐसे। तो जो भी इंडेक्स का नंबर होगा वो इसके अंदर आएगा। हम्म, और उसके बाद मैंने बोल दिया इनटू 100। बन गया वही लॉजिक। अच्छा, जो भी इंडेक्स की वैल्यू उससे इंटू हो जाएगी ना इसमें। हाँ। हम्म, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सारी इमेजेस हमारे पास, अच्छा सॉरी सॉरी 100 px तो लिखना ही भूल गया, px सॉरी परसेंट डाल देते हैं, क्योंकि 100% डायरेक्टली काम करेगा वो। अब देखो एक सेकेंड, इनटू का इनटू का साइन इनटू 100%। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों से काम था, इंडेक्स और 100 और एक ये ऑपरेटर। अच्छा मैंने ये मॉडुलस बाहर क्यों रखा, क्योंकि देखो मॉडुलस एज एन स्ट्रिंग यूज करना है। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये इसको मॉडुलस वाली जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो समझने लगेगा, इसलिए मैंने इसी को बस स्ट्रिंग बना के रखा। बाकी इंडेक्स मेरा क्या था, एक वेरिएबल था जिसमें 0 1 2 आएगा, और हाँ। ये क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। तो अब देखो मेरे पास सारी इमेजेस ऐसे आ गई, हाँ। है ना। अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट खोल के एलिमेंट दिखाऊं तो देखो सबसे पहले वाले में आगे 0 इंडेक्स पे था जो, वो 0% पे है। जो 1 इंडेक्स पे था वो 100%, फिर 200, फिर 3, ऐसे करते करते वो अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गए। कोई हाँ दिक्कत भैया। यहाँ तक। भैया 100 क्या है? 100, 100 एक बस वैल्यू है तुम्हारी। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ना 50, तो हर नंबर 50 से इंटू होगा। ये देखो आधे आधे इंटू हो गए ये सारे। तो 100 बस एक नंबर है और कुछ नहीं है। अच्छा। ये क्योंकि सेपरेट कर देगा। हाँ, क्योंकि हमें पूरी स्क्रीन के बेस पे करना था, तो हमने पूरा 100% वेट होता है ना, इसलिए हमने 100 लिखा था वहां पे। समझे। हम्म, हाँ भैया। तो यहाँ पे अपने कर दिया 100%। इतने में कोई दिक्कत। नहीं भैया। अब हमें चाहिए कि जब भी मैं नेक्स्ट क्लिक करूँ तो वो 100% माइनस हो। अब यही सोचो ना, अब इनकी वैल्यू क्या हो गई होगी इसके हिसाब से। जैसे मतलब ये वाला लॉजिक लग गया तो इनकी वैल्यू क्या हो गई होगी, इसकी वैल्यू हो गई होगी 0%, 100। इसकी वैल्यू हो गई होगी 100%, हाँ भैया। इसकी इसकी वैल्यू हो गई 200। होगी 200, इसकी और 300। ऐसे इसकी वैल्यू हो गई होगी 300। ठीक है। अब क्या होता है कि अब जैसे देखो कि हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा। माइनस किस रीजन से कराना पड़ेगा, जो जैसे नेक्स्ट करने मतलब उसमें से माइनस होगी तो वो चीज वापस आ जाएगी इसी बात पे। हाँ, क्योंकि अब देखो जैसे ये 0% में और ये माइनस होगा, तो ये -100% जाएगा। हाँ। तो ये डब्बा उठ के मेरा कहाँ चले जाएगा, इधर। साइड में। हाँ। और ये वाला जैसे ही -100% होगा तो ये हो जाएगा 0, तो 0 की जगह पे हाँ। क्या आ जाएगा, ये वाला डब्बा आ जाएगा ऐसा। हाँ, कि इसमें से माइनस होगा तो 200 वाला आ जाएगा। हाँ, फिर 200 वाला आएगा। तो ऐसे करके अब लॉजिक चलेगा। अब इस लॉजिक को कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। चलो, तो अब की बार मैंने क्या करा,
एक फंक्शन बनाया, जैसे एक तो फोर ईच बनाया, इस फोर ईच का बस इतना काम था कि ये हमें एक रील बना के दे रहा था, हम्म, ऐसा कुछ रील, जिससे हमें एक स्लाइड मिल जाए। ठीक है, हाँ भैया। तो इसने हमें रील बना के दे दी, बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद हमने बनाया एक कॉन्स्ट या कुछ भी बना देना, जिसमें मैंने एक स्क्रॉल नाम का फंक्शन चला दिया। हम्म, सिंपल है। अब इस फंक्शन के अंदर वापस से मैं क्या करता हूँ, imgs लिखता हूँ, क्योंकि वापस से मुझे फॉर ईच की जरूरत है। ठीक है, imgs फॉर ईच, और यहाँ पे वापस से देखो, अब मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, अब मुझे बस एलिमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे बस एक ही डिक्लेयर करता हूँ, दूसरा डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। समझे? और से माइनस करवा देंगे। अब माइनस किससे कराएंगे, ये बड़ी बात है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नंबर ले लिया। जैसे याद है अभी हमने लास्ट टाइम पे जो रैंडम कलर्स के लिए बनाया था, उसके लिए भी हमने एक नंबर डिक्लेयर कर दिया था, इंडेक्स नंबर नाम से। ठीक है जो भैया, जब बार बार हम क्लिक कर रहे थे तो रैंडम कलर्स आ रहा था, हाँ तो उस टाइम पे भी हमने एक नंबर डिक्लेयर करा था हाँ भैया, इंडेक्स नाम से, जिसका काम ये हो रहा था कि जो इंडेक्स वैल्यू को स्टोर कर रहा था। हाँ, जो इंडेक्स वैल्यू को वहां पे दिखा रहा था। वैसे ही हम यहाँ पे भी एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, लेट काउंट नाम से, मान लेते हैं, जिसको हमने बोल दिया 0, या कुछ भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, क्योंकि देखो उस टाइम तो हम लेफ्ट से काम करवा रहे थे, अब हम लेफ्ट का यूज ही नहीं करेंगे। अब हमारा ऐसे राइट लेफ्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म भी तो यूज होता है सीएसएस में, तो वो हाँ भैया। ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा img, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने img कर रखा है यहाँ पे एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैंने लिखा img स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू, अच्छा ट्रांसलेट कौन सा एक्सेस पे करेंगे, एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे? भैया भाई वो हाँ, हाँ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स हाँ एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ तो मैंने बैकटिक लगाया और इसमें लिख दिया ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, हाँ अच्छा इतना लिख दिया हमने। बाकी हम क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये काउंट एक वेरिएबल है, इसके साथ एक नंबर भी लगाना है हमें। तो हमने यहाँ हाँ पे लिख दिया भैया। काउंट इनटू 100, और यहाँ पे बाहर डाल देते हैं परसेंट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अभी तो ये काउंट, ये ये हमने काउंट को क्यों करवाया 100 से? तो मैं किसको कराऊंगा, मेरे को एक लॉजिक बताओ कि मुझे कोई एक रैंडम नंबर इसके अंदर डालना है, तभी तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें कम माइनस होना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पे बात करी कि अगर माइनस होगा तो माइनस मैं किसको करूंगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, बताओ। तो फिर इससे तो हम इंटू करवा रहे हैं ना, तो वो तो बढ़ता रहेगा। इनटू का मतलब बढ़ना थोड़ी होता है। मतलब वो जैसे काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो 100 से इंटू होगी, चाहे काउंट की वैल्यू -200 हो या 0 हो। तो अभी 0 है काउंट की वैल्यू, तो 0% पे रहेगा। जैसे काउंट की वैल्यू हाँ 1 हुई तो 100%, जैसे काउंट की वैल्यू -1 हुई तो -100%। अच्छा आया समझ? समझ गया भैया। समझे? इसलिए हम काउंट से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडेक्स को तो कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, हम्म, पर इसको तो हम प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा के कम ज्यादा कर सकते हैं ना। हाँ भैया। भैया ट्रांसलेट क्या वर्क कर रहा है? ट्रांसलेट काम कर रहा है बच्चे कि उसको किस वे में स्लाइड करवाना है आपको, वाई इधर एक्सिस में ऐसे। इधर वाई एक्सिस में स्लाइड कराना है या एक्स एक्सिस में स्लाइड कराना है। तो ट्रांसलेट एक्स जो है वो क्या काम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है। अगर मैंने वाई लिख दिया होता तो ऐसे ऐसे स्लाइड करता वो। हाँ समझे? तो भैया हम पहले वाले कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई किए? क्योंकि पहले वाले में हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक ही नहीं बना रहे थे, पहले वाले में बस हमें रील बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं लगाया, लेफ्ट लगा दिया, क्योंकि उससे हम रील बना सकते थे। मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट भी लगा सकता था, पर वहां पे इशू क्या होता जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते तो ये वाला नेगलेक्ट हो जाता, जिसकी वजह से मेरा पूरा स्लाइडर ही खराब हो जाता। अच्छा। समझे?
क्योंकि एक CSS के अंदर मतलब एक एलिमेंट के ऊपर समझो मान लो ये वाला है और इसमें मैंने ट्रांसलेट लगाया, तो इसमें एक ही ट्रांसलेट लग सकता है एक टाइम पे, दो ट्रांसलेट नहीं लग सकते। तो इसलिए पहले वाले में हमने लेफ्ट लगाया, दूसरे वाले में हमने ट्रांसफॉर्म लगाया। समझे? ठीक है भैया। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हमने इतना काम कर दिया, अब हमारा जो भी काम होगा क्लिक पे होगा। अब क्लिक पे कैसे होगा? सिंपल सा हमने ऑन क्लिक बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया प्रिव, मतलब प्रिव नाम का फंक्शन रन करेगा ऑन क्लिक पे। और हाँ यहाँ पे भैया। ऑन क्लिक बनाया जिसमें नेक्स्ट। मैंने बोल दिया नेक्स्ट, मतलब इसमें नेक्स्ट नाम का फंक्शन चलेगा, NXT लिख लेना, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट नाम से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और इसे ओके भैया। PRV कर देना। हाँ, प्रीवियस नाम से भी फंक्शन होते हैं, वो जब म्यूजिक ऐप बनाएंगे तो उस टाइम पे यूज आते हैं ये सारे। गाना वगैरह जब नेक्स्ट करते हो, पीछे लेके आते हो गाने को, वो सारी चीजें ऐसे चलती हैं। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज एक चीज सोचा तुमने, मैंने इतने को फंक्शन में क्यों रखा? रीजन क्या है कि बार बार मैं इसको कॉल नहीं करवाना चाहता ना, बार बार मैं पूरा पूरा लिखूंगा नहीं, है ना। तो मैं बार बार क्या करूंगा, बस स्क्रॉल नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा, वो खुद ही चल जाएगा। समझे? इसलिए मैंने इसको एक फंक्शन में रखा, वरना मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो चलेगा, पर ऐसे से क्या होगा, मुझे प्रीव्यू के अंदर भी जाके ये चीजें पूरी लिखनी पड़ेगी और नेक्स्ट के अंदर भी जाके मुझे ये पूरी अब चीजें इसमें हम लिखनी पड़ेगी। इसमें हम स्क्रॉल को कॉल करेंगे तो वो खुद को कब वो रन कर खुद का देगा। खुद चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉन्स्ट और जिसके अंदर मैंने डाल दिया प्रिव। अच्छा, पहले प्रिव नहीं बनाते, पहले नेक्स्ट बना लेते क्योंकि हमें आगे भगाना है पहले। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट नाम से फंक्शन, एक सेकंड में फैट एरो गलत बना रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वल्स टू फैट एरो, ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने बोला काउंट की वैल्यू जब बढ़ेगी, काउंट की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस होगी, तब स्क्रॉल का फंक्शन रन कर जाएगा। ये बात मैंने बोल दी इसको। अब देखो, जैसे ही मैंने नेक्स्ट को दबाया, उल्टा चल गया, एक्चुअल बच्चों उल्टा चल गया, देख रहे हो वो फोटो इधर कोने में घुस गई, जबकि हमें फोटो को इस साइड लेके जाना था, इस डायरेक्शन में, मतलब हाँ तो मैंने इस वाले डायरेक्शन में, पर अभी हो रहा है वो इस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि वो सही हो रहा है, गलत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सही कैसे हो रहा है ये देखो, हाँ ट्रांसफॉर्म जो है वो मेरा प्लस में जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, माइनस में ले जाना है। तो मैंने यहाँ पे देखो, इसके अंदर तो पहली बात मैं माइनस डाल नहीं सकता क्योंकि वो तो एक यहाँ डाल ऑपरेटर मान देंगे। लेगा, तो मैं डॉलर से पहले डाल दूंगा भाई, ऐसा। तो अब देखो, मैंने क्लिक करा, अगली में जाई, फिर क्लिक, अगली 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 अगली, लास्ट इमेज। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। अब ऐसे प्रीवियस का बना देते हैं। भैया एक चीज पूछ रही थी, अगर हम काउंट में भी तो ला सकते हैं माइनस, हमने जो स्क्रॉल के ऊपर काउंट दे रहा है प्लस प्लस में, हाँ तो वहाँ पे माइनस करते तो फिर क्या होगा, वहाँ पे लगेगा माइनस तो। हाँ, तो वो अभी माइनस का ही तो बना रहे ताकि पीछे आएगा वो, काउंट माइनस माइनस। अच्छा। और यहाँ पे फिर से स्क्रॉल नाम का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। हम्म। अब देखो यहाँ पे, अगर इसे करूंगा तो आगे जाएगा, इसे करूंगा तो पीछे आएगा। अच्छा, अभी एक दिक्कत है जो कि ये है, स्क्रॉल बार दिख रहा है हमें, जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल बार इसकी वजह से आ रहा है ना पूरा, हाँ भैया। और इसका पेरेंट कौन है, ये इमेजेस। हाँ। तो मैंने क्या करा, इसी को कर दिया ओवरफ्लो हिडन, जिसके वजह से चाइल्ड एलिमेंट बाहर निकलेंगे नहीं। अब देखो कुछ भी नहीं आ रहा ना ऐसा नीचे स्लाइड सा, ठीक है। उसके साथ साथ हाँ थोड़ा और भैया। अच्छा दिखाने के लिए, अभी झटके से इमेज बदल जा रही है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ट्रांजिशन लगा दिया। ट्रांजिशन 0.8 सेकेंड लगा देते या 0.6 सेकेंड लगा देते, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा चलेगा, 1 सेकेंड कहाँ पे लगा दिया, अच्छा इमेजेस में लग गया, वो इमेजेस के अंदर वाले इमेज में लगना था क्योंकि स्लाइड तो इमेज कर रही है ना, ऐसा हाँ कुछ। भैया। समझे? हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। तो ये तो तुम्हारी बात हो गई स्लाइडर की। समझ आया इतना बात कि स्लाइडर हम्म। बनेगा कैसे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का क्या यूज है। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं फिर से। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक पेरेंट डिव बनाया जिसके अंदर हम मल्टीपल इमेजेस के चाइल्ड रख दिए हमने,
और हाँ उसमें भैया। थोड़ी सी सीएसएस लगाई। पेरेंट डिव को हमने बोल दिया विड्थ 100% होगी, हाइट 80 वीएच होगी, बिकॉज हम हाइट को भैया परसेंट में नहीं डाल सकते पेरेंट के केस में। हाँ बोलो। भैया VH का मतलब क्या होता है? वीएच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट मतलब जितनी हाइट हमें ब्राउजर पे दिखती है। मतलब अगर मैं परसेंट लिखूंगा तो वो यहाँ से लेके, देख रहे हो ये एज जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, हाँ भैया। यहाँ से लेके यहाँ तक 100% गिनेगा, ठीक है। पर अगर वीएच लगाते हैं तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक गिनेगा जहां पे मेरी स्क्रीन खत्म हो रही है। अच्छा, ठीक है भैया। क्लियर है। तो हम्म। हमने ये बात कर ली कि हाइट भी आ गया। फिर हमने पोजीशन लगाया। पोजीशन में हमने रिलेटिव इसलिए लगाया था क्योंकि जो हमारा मेन एलिमेंट है, मान लो क्योंकि कल को अगर मैं इस पे एब्सोल्यूट लगा दूंगा ना तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, देखो नीचे के बटन ही गायब हो जाएंगे। बटन गायब नहीं हुए, एक्चुअल बटन इसके पीछे चले गए, क्योंकि एब्सोल्यूट क्या करता है पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाता है, मतलब हम्म। पूरी तरीके से अपनी जगह छोड़ देता है। पर रिलेटिव क्या करता है, राशन की कार्ड वाली लाइन करता है, जैसे कि चप्पल रख के चले जाते हैं ना, हाँ। वैसे ही वो अपनी जगह रिजर्व रखता है पर पूरे वेबसाइट पे रहता है, वो हमेशा ओवरलैप करता रहता है, समझे। तो उसने क्या करा, अपनी जगह रिजर्व रख के ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने चाइल्ड में थोड़ा सा काम किया। थोड़ा सा क्या काम किया, विड्थ हमारी 100%, हाइट वही वीएच, और यहाँ पे हम्म। पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए दिया क्योंकि रिलेटिव के वजह से एब्सोल्यूट कंट्रोल में रहेगा, समझे। मतलब। मतलब देखो इसके लिए पूरी एक अलग क्लास ही होती है, सीएसएस के टाइम पे मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पेरेंट चाइल्ड का कनेक्शन कैसे होता है। तो जब हम बूट स्ट्रैप और टेलविंड पढ़ेंगे तो उस टाइम पे दोबारा एक बार समझ लेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट के चाइल्ड पेरेंट कैसे कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल सा इतना भी दिमाग में रखो कि रिलेटिव अगर पेरेंट पे लग जाता है तो चाइल्ड पे अगर आप एब्सोल्यूट लगाओगे तो वो पेरेंट के रिस्पेक्ट पे ही काम करेगा। मतलब अच्छा। जितनी हाइट विड्थ पेरेंट को दी होगी उतने में ही हम्म। वो इधर उधर मूव होगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। मतलब अगर मेरे पेज की हाइट मान लेते हैं 100 वीएच है, पर मैंने पेरेंट को क्या दिया 80 वीएच, हम्म। तो जितनी भी इमेज होगी ना वो अपना हाइट 80 वीएच ही मानेगी, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जाएगी फिर, क्योंकि पेरेंट में हमने रिलेटिव डाल रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, हम जब टेलविंड या बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीजें को एक बार और क्लियर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट पे ठीक है। फोकस करो। अब हम आ रहे थे जावास्क्रिप्ट के लॉजिक पे। तो जावास्क्रिप्ट में हमने अभी नया नया सीखा था क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि टैग नेम, क्लास नेम और आईडी में लिमिटेशन ये थी कि अगर हम लोग क्लास नेम लिखते हैं तो बस क्लास नेम का सिलेक्टर दे सकते हैं, आईडी लिखते हैं तो बस आईडी का सिलेक्टर दे सकते हैं, और अगर हम लोग टैग नेम लिखते हैं तो बस टैग नेम का सिलेक्टर दे सकते हैं। और वो हमेशा क्वेरी क्या करता है, हमें एक एचटीएमएल सेलेक्ट। कलेक्शन रिटर्न करता है। पर क्वेरी सिलेक्टर हम्म। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के केस में क्या होता है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि अगर आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट में से पहले का नाम ही लिख दिया या किसी का भी नाम लिखा, वो हमेशा पहले वाले को पकड़ेगा, ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या होता है, वो एक वो सबको नोड ले लिस्ट जाएगा। देता है, मतलब सबको लेगा और एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा। ये चीज याद रखना कि नोड लिस्ट रिटर्न करता है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या था इन दोनों का, कि इसके अंदर हम लोग बिल्कुल सेम वैसे ही सेलेक्टर दे सकते हैं जैसे हम लोग सीएसएस में दिया करते हैं, कि कौन सा अंदर वाला एलिमेंट लेना है या कौन सा एलिमेंट लेना है, डॉट से क्लास डिक्लेयर कर दी, हैश से आईडी डिक्लेयर कर दी, तो ये सारी चीजें सेम टू सेम हम लोग जैसे सीएसएस में सिलेक्टर लेते हैं। भैया जो कोड में हम लिखते हैं, सिंगल कोड में। आदत है बच्चों, वरना तुम डबल कोड भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ। समझे। ठीक है। मतलब मेरे को हैबिट पड़ गई है कि बार बार शिफ्ट के साथ कोड्स नहीं दबाता मैं, क्लियर है। हाँ भैया। चलो, उसके बाद हमने बात करी थी काउंट, तो हमने बहुत देर बाद डिक्लेयर करा था, हमने बात डायरेक्ट कर ली थी कि भाई हमें सबको कोड। एक रील में लेके आना है, मतलब एक लाइन में। तो उस टाइम पे हमने क्या करा कि जो भी मेरा नोड लिस्ट आ रहा था उस पे मैंने लगा दिया फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं,
एलिमेंट और इंडेक्स। तो एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट करा और हर एलिमेंट में लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लगा दी, और मैंने बोला कि जो एलिमेंट का जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसी से वो 100 हो जाए, मतलब खुद का इंडेक्स नंबर से वो एलिमेंट 100 से इंटू हो जाए। हाँ भैया। ठीक है, कि मतलब अगर किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 है तो वो 0% बने, 1 है तो 100% बने, 2 है तो 200% बने। ये लॉजिक के बाद हम हल्का सा नीचे गए, जिसके अंदर हमने बनाया एक स्क्रॉल नाम का फंक्शन। स्क्रॉल नाम का फंक्शन बनाने के पीछे ये रीजन था हमारा कि भाई हमें बार बार ये पूरा का पूरा इसके अंदर ना लिखना पड़े। तो मैंने एक स्क्रॉल नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर वापस से फॉर ईच लगाया अपने नोड लिस्ट में, और उसके अंदर हमने लगाया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, क्योंकि अब हमें क्या करना था, जो भी हमारी रील बन के आई थी इमेजेस की, उसको उसको मूव करवाना एक था। एक मूव करवाना था। तो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाया और उसके साथ साथ ट्रांसलेट एक्स लगाया। अब देखो मैं तुम्हारे सामने ना वाई लगा के दिखाता हूँ, तो अभी बदलाव तुम्हें दिख जाएंगे, क्योंकि वाई से सारी की सारी इमेजेस ऊपर भग जाएंगी। देख रहे हो? तो अगर तुम्हें ऐसा बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हो, कि तुमने सारी इमेजेस को एक लाइन में लाके रख दिया, मतलब एक इमेज यहाँ एक इमेज नीचे नीचे नीचे, तो ऐसा स्क्रॉल भैया बार बना दो। हाँ जैसे हमने स्क्रॉल बार बनाया था तो हमारा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा था। हाँ। इसको अगर हमें वाई एक्सिस पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह टॉप लिख दो, तो ये टॉप अच्छा से टॉप हंड्रेड टू कर परसेंट मान देंगे। के चलेगा ऐसा। ठीक है भैया। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी मोटी चीज होती है, तुम मॉडिफिकेशन खुद ही कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे की साइड जा रहे थे, अभी तो हम इधर से इधर की साइड जा रहे थे ना, लेफ्ट साइड। अब हम ऊपर से नीचे की साइड आएंगे, तो उस टाइम पे हम टॉप लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दिए। समझे? तो हमने वाई एक्सिस में माइनस में इसलिए लिया क्योंकि हमें घटाते हुए जाना था। ठीक है, फिर हमने बोला कि जब वैल्यू प्लस प्लस होगी तो स्क्रॉल नाम का फंक्शन काउंट होगा, मतलब रन होगा, और जब वैल्यू माइनस माइनस होगी तो भी स्क्रॉल नाम का फंक्शन रन होगा। तो काउंट की वैल्यू हमने 0 डिक्लेयर कर दी थी, जो भी काउंट की वैल्यू होगी, काउंट की वैल्यू अगर 1 होती है तो -100%, तो जो यहाँ पे 200% वाली इमेज थी वो हो जाएगी -100%, इसका मतलब 100%। देखो यहाँ पे अभी क्या है, लेफ्ट 0, 100, 200, 300, 400, 500। जैसे मैंने नेक्स्ट दबाया, अब ये देखो ये गया -100% पे, 100। और हाँ। ये आ गया हमारा पास -100 पे, ये भी -100 पे। अब जैसे एक और बार क्लिक करता हूँ तो ये 200 पे चला गया, ये -200, और ये देखो जैसे ही 200% में से -200% होगा तो 0% पे, तो हर वैल्यू 0% पे हमारी स्क्रीन के सामने आ जा रही है। समझ हाँ आया? भैया। हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। तो ये हमारा एक बेसिक सा स्लाइडर था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। चलो, अब हम स्लाइडर के बाद कुछ चीजें सीखते हैं। कुछ चीजों का मतलब, जैसे इसको भी कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अब हम सीखने वाले हैं टाइमिंग, कि हम अपने प्रोजेक्ट में टाइम कैसे लगा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टाइम के लिए होते हैं। देखो क्लियर का तो काम होता है कि टाइम को खत्म कर देना, पर जो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी तुमने देखा है कि एक सेल चल रही होती है और उसके पीछे एक टाइमिंग चल रही होती है।
हाँ भैया। वो तुम्हारा सेट इंटरवल से लगा होता है, ठीक है। तुम्हारी स्टॉप वॉच ये सेट इंटरवल से चल रही होती है। और एक दूसरा एग्जांपल है, ये तो सेट इंटरवल के एग्जांपल हो गए। अब सेट टाइम आउट कहाँ पे होता है? कभी देखते हो कोई वेबसाइट को तुमने ओपन किया, 2-3 सेकंड तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ, तुम वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो, पर सडन एक पॉपअप आ जाता है, फिल द फॉर्म का। आता है ना, जैसे बायजस वगैरह की वेबसाइट खोलना या टॉपर्स की वेबसाइट खोलना, तो ये एक पॉपअप भेज देते हैं सामने। पॉपअप भेज देते हैं मतलब कि थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, उसके बाद लॉग इन करने के लिए या साइन इन करने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा हाँ तुम्हारे पे सामने। हाँ पे आता है। तो वो सेट टाइम आउट की वजह से आता है, ठीक है। तो अब सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में फर्क क्या होता है? देखो, सेट टाइम आउट का काम क्या होता है, एक बार चलता है और एक तरीके से डिले होता है ये। डिले का मतलब कि अगर आपने कोई चीज रन कर रखी है, आपको चाहिए कि भाई ए बी तक प्रिंट हो और सी और डी 2 सेकंड के लिए रुक जाए, तो वो 2 सेकंड के लिए रोकने का काम करता है। सिंपल से बात है, सेट टाइम आउट क्या करता है? रोकने का काम करता है। और सेट इंटरवल क्या करता है कि हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, मान लो आपने 1 सेकंड का टाइम लगाया उसके अंदर, तो हर एक सेकंड बाद वो उस फंक्शन को या जो भी आपने उसके अंदर पास किया है उसको कॉल करता रहेगा, ठीक है। अब सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट टाइम आउट का एग्जांपल दिखाता हूँ। सेट टाइम आउट, देखो मैंने बनाया एक फंक्शन जिसका नाम एबीसी कुछ भी रख दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ए, ठीक है। उसके नीचे मैंने प्रिंट कर दिया बी, ठीक है। अच्छा, सेट टाइम आउट को हम ऐसे लिखते हैं, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर आ जाता है एक कॉल बैक फंक्शन। या तो आप कॉल बैक फंक्शन लगा दो, या तो किसी फंक्शन को बनाया होगा तो उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर बाहर फंक्शन बना रखे हैं तुमने, तो उसको उसके अंदर कॉल कर दो, या तो यहीं पे कॉल बैक फंक्शन बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इस कॉल बैक फंक्शन के जस्ट बगल में, मतलब यहाँ पे कॉमा लगा के आप टाइम लिखोगे कि कितने टाइम बाद वो काम करवाना है। मैंने दे दिया 2000। बेसिकली यहाँ पे जो टाइम होता है वो तुम्हारा मिली सेकेंड्स में होता है, तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 2000 डाल दिया, और मैंने इसके अंदर कर दिया कंसोल डॉट लॉग बी की जगह सी, और इसके अंदर डी, ठीक है। ई भी कर ही देते हैं, ई। और इसके बाहर मैंने रख दिया एफ जी, ठीक है। अब देखो, मैं जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने क्या करा, एबीसी को कॉल कर दिया। अब चेक करो, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो ए बी एफ जी आ गया, पर 2 सेकंड बाद सी डी ई प्रिंट हुआ। थोड़ा सा और टाइम लगा देते हैं, अभी तो हमने 2 ही सेकंड लगाया था, अब हम लगा देते हैं इसमें, मान लेते हैं 5 सेकंड। तो अब देखो ए बी एफ जी आ गया। अब 5 सेकंड बाद ये जो उसके अंदर बने हुए थे वो प्रिंट होंगे, जैसे सी डी ई। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? तो सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, उतनी देर तक उस चीज को रोके रख रहा है। क्लियर है? हाँ भैया। इसमें कोई डाउट कि नहीं। सेट टाइम आउट कैसे काम कर रहा है? तो सेट टाइम आउट सिंपल क्या करता है, रोके रखने का काम करता है, मतलब डिले क्रिएट करता है, ठीक है। क्लियर? हाँ भैया। अच्छा, अब सेट इंटरवल का काम क्या होता है फिर? तो सेट इंटरवल का काम होता है हर एक इंटरवल पे उस फंक्शन को रन करना। मतलब हर एक जो भी तुमने टाइम सेट किया होगा, उस हर एक टाइम के बाद उसे क्या करेगा, वो रन करेगा। तो अब देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया सेट इंटरवल, और इसमें लगा दिया मैंने एक कॉल बैक फंक्शन। देखो दोनों में लिखने का तरीका सेम ही है, कॉल बैक फंक्शन, उसके जस्ट बगल में टाइम। तो मैंने बोल दिया 2 सेकंड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख देते हैं, हेलो इंटरवल। हाँ भैया। अब यहाँ पे देखो, 2 सेकंड में हेलो इंटरवल आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया। तो ऐसे ये क्या करता है,
हर 2 सेकंड में वो क्या कर रहा है, इंटरवल को प्रिंट चलाते जा रहा है, देख रहे हो। भैया उसी पे चल रहा है। तो एक स्ट्रिंग है ना, तो वो एक ही जगह पे प्रिंट करता ही चले जा रहा है। अगर कोई नंबर होता तो बार बार नीचे नीचे करते जाता। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया लेट ए, एक नंबर ले लिया 0, और मैंने बोल दिया ए क्या होगा इसमें, प्लस प्लस होगा, ठीक है। और कंसोल में मैंने क्या कर दिया, ए को प्रिंट कर दिया, ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2, अब वो हर 2 सेकंड में खुद ही चलता रहेगा, अच्छा। समझे। हाँ भैया। क्लियर है ये बात। हम्म। अगर मैंने यहाँ पे टाइम कम कर दिया तो उतनी तेजी से चलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, इसका मतलब 0.1 सेकंड, ये देखो, समझे। हम्म। और भी स्पीड कर सकते हैं, मतलब हम लास्ट 10 तक कर सकते हैं, 10 मिली सेकंड, जो बहुत ज्यादा तेज चलता है। क्लियर है, हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक। ना। अच्छा, तो अब इसी सेट इंटरवल का यूज करके ये जो तुम्हारा स्लाइडर है ना, हम्म। इसको चलवाना है। और उसके साथ साथ एक और चीज करनी है, जो कि बग सॉल्व करना है मतलब तुम्हें। भैया यहाँ पे मतलब ऑटो स्लाइड होते रहे। हाँ, ऑटो स्लाइड होते रहे। बग जो सॉल्व करना है, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम लोगों को। जो तुम्हारे पास 2 असाइनमेंट है, एक तो ये ऑटो स्लाइड होते रहे, हम्म। दूसरा अभी एक चीज देखो कि ये नेक्स्ट गया, नेक्स्ट गया, आखिरी वाली इमेज कौन सी थी, ये वाली। हम्म। इसके बाद ये आगे ना बढ़े, पर ये देखो अभी आगे बढ़ जा रहा है, जो कि गलत है। ये यहीं पे रुक जाना चाहिए था ना, ये हम्म। आगे बढ़ जा रहा है। तो वाइट पेज आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक एरर है, मतलब बग है, ठीक है। तो ठीक है बग भैया। फिक्स करना है कि आखिरी वाले इमेज के बाद नेक्स्ट हो ही ना, या तो अगर दोबारा बंदा नेक्स्ट पे क्लिक करे तो वापस यहाँ पे पहुंच जाए, पहली वाली इमेज फर्स्ट पे, वाला। ठीक है। ओके। तो पहला ये हो गया कि, तो पहला असाइनमेंट क्या हो गया तुम्हारे पास, स्लाइडर स्टॉप एट लास्ट स्लाइड, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऑटो स्लाइड। ऑटो स्लाइड, कि वो खुद ब भैया खुद चले। हाँ बोलो। ये मतलब वो ऑटो स्लाइड भी और बटन क्लिक करने के भी आप भी चले। हाँ, ऑटो स्लाइड भी करे और बटन क्लिक करने पे भी चले, या तो बटन हटा देना, ऑटो स्लाइड लगा देना। ठीक है भैया। क्लियर है, हम्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ठीक है। अभी पूछ लो कोई दिक्कत वगैरह हो तो, मतलब आज की क्लास में कोई दिक्कत वगैरह हो तो। भैया एक ही पूछ रही थी बस। क्या। ये ऑटो स्लाइड जब लगाएंगे इसमें तो हम्म। सेट इंटरवल लगाएंगे, हाँ, तो फिर उसके लिए हाँ इसमें ऐड कहाँ पे करेंगे। सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर, सेट इंटरवल के अंदर एक फंक्शन बन तो रहा है, इसी के अंदर बोल दोगे काउंट की वैल्यू बढ़ेगी तो स्क्रॉल नाम का फंक्शन चलेगा। अच्छा मतलब ऊपर जो फंक्शन जो ऊपर जो हमने दिया है वो उसके अंदर अगर डाल देंगे तो चल जाएगा उससे। हाँ, ठीक है भैया बस ठीक है। क्लियर है, हाँ भैया। और कोई डाउट बच्चों भैया को। हाँ। वो जो कल आपने बोला था ना बनाने को, क्या था वो आर्किटेक्चर बनाने को, एक हम्म। वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब क्या करना है उसमें, कैसे बनाना, मतलब क्या एक बार समझा दो कैसे बनाना, मतलब ऐसा किसको है क्या कि मतलब, बनाना है। अरे मतलब आपने हमको दिया था ना बनाने को आर्किटेक्चर, हाँ, तो मतलब उसमें ऐसा बनाना है कि जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो मतलब कोई उनका नाम डालेंगे तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, ऐसा कुछ बनाना है। ऐसा तुम्हें अभी कुछ नहीं बनाना, बस तुम्हें क्या करना था, एक वर्क फ्लो बनाना था कि मान लेते ये हमारा फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म, बस लिख लिख के बनाना था। लॉगिन फॉर्म के बाद बंदा यहाँ से शिफ्ट होके जाएगा तुम्हारे पास HRM डैशबोर्ड पे, कि ये हो गया HRM डैशबोर्ड, ऐसे
अच्छा। अब इसके अंदर जो जो फीचर्स थे, मान लेते हैं हमने कुछ फीचर्स डाले, जैसे प्रोफाइल है, तुम्हारे पास एक्सपेंस है, सैलरी का अबाउट। सेक्शन है, एम्प्लॉयज है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन होंगे, समझे? तो ऐसे बस बनाना था एक वर्कफ्लो की, पहले लॉगिन होगा, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाएगा, उस डैशबोर्ड में क्या क्या होगा, प्रोफाइल में जाएगा तो प्रोफाइल में क्या क्या होगा, एक्सपेंस में जाएगा तो एक्सपेंस में क्या क्या होगा, सैलरी में जाएगा तो सैलरी में क्या क्या, ऐसे बनाना था बस, समझ गया। समझे? हम्म। क्लियर है? आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो चलो, आज की क्लास थोड़ी जल्दी रैप ऑन हो रही है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप वॉच पढ़ाने बैठा तो बहुत लंबा क्लास चले जाएगा। वो स्टॉप वॉच तुम्हारा इसी के बेस पे बनेगा, सेट इंटरवल के बेस पे, हम्म। ठीक है? तो इसलिए हम लोग स्टॉप वॉच नहीं पढ़ रहे, सेट इंटरवल से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे। ओके भैया। मतलब जैसे ऑटोमेटेड स्लाइडर, जो कि मुझे पता है शायद ही तुम लोग बना पाओगे, तो ऑटोमेटेड स्लाइडर, ऑटोमेटेड इन्फिनाइट लूप स्लाइडर कि खुद ब खुद पूरा ही चलता जाए, स्टॉप वॉच, ये 2-3 प्रोजेक्ट है जो कि इसी के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर अप करेंगे। भैया सेट इंटरवल और टाइम आउट में क्या डिफरेंस है? सेट इंटरवल हर एक टाइम के बाद चलता है, टाइम आउट क्या करता है, कुछ देर के बाद चलता है। मतलब जो भी तुमने टाइम सेट किया होगा, अब अगर वो टाइम सेट कर दिया तुमने टाइम सेट टाइम आउट में, तो उतनी देर बाद वो चलेगा। पर अगर वही टाइम तुमने सेट इंटरवल में डाल रखा है तो उतने टाइम टाइम पर वो चलेगा। समझ आई बात? क्लियर है? हाँ भैया। ओके बच्चों, गुड नाइट चलो भैया।